ये राज्य पिछड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बाहरी तत्व ज्यादा हावी हो गए हैं। झारखंड नहीं, एक सदी तक हमने सहन किया, और झारखंड बनने के बाद 22 साल हमने सहा है। 1932 हमारा आधार है, क्योंकि वहीं से लार्जेस्ट सर्वे हुआ है जमीन का। यहाँ बिहार में जाइए, यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आप दरखास्त दे दीजिए तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज किसी के बाप का नहीं होता है, सबका होता है, लेकिन यहाँ के जो ग्रास रूट डेवलपमेंट कब होगा, यहाँ के लोग आगे आएंगे तब। रांची विश्वविद्यालय 500 नियुक्तियां, 500 नियुक्तियां है, 100 आदमी नहीं मिलेगा देखने के यहाँ का आदमी। तो यहाँ आदिवासियों का जो 26% रिजर्वेशन हैं, दूसरे आरक्षित वर्गों का रिजर्वेशन हैं, उसका भला कहाँ होगा। रूठना, गिला शिकवा होना तो आम बात है, सबके साथ होता ही रहता है। वर्तमान राज्य सरकार का, गठबंधन सरकार का, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो बनी है, ये बहुत साहसिक निर्णय किया। इसके लिए हम लोग सब आभार प्रकट करने के लिए बैठे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट के द्वारा 1932 के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद झारखंड का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उससे पहले ही झारखंड में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता की आशंका व्यक्त की जा रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात की जा रही है। इस बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। हालांकि आदिवासी संगठन हो या मूलवासी संगठन हो, सरकार के इस डिसीजन को डेयरिंग डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसे बाहुबली डिसीजन के तौर पर भी देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी संगठनों के लोग हैं, और तमाम लोगों से पहले भी आप लोगों की बातचीत कराई जा चुकी है। खासतौर पर हम कर्मा उरांव जी से बात करेंगे, जो आदिवासी समाज में अपनी अलग पहचान और शिनाख्त रखते हैं। कर्मा उरांव जी, 1932 को लेकर सरकार ने जो एक स्टेप लिया है, उसे किस रूप में आप पर्सनली देख रहे हैं? 1932 हमारा आधार है, क्योंकि वहीं से लार्जेस्ट सर्वे हुआ है जमीन का, और ऑथेंटिक सर्वे है। उसके बाद भी सर्वे हुआ है 64, 65, 66 तक हुआ है। जैसा कि कोल्हान से आ रही है, हजारीबाग से न्यूज आ रही है, अन्य क्षेत्रों से आ रही है। लगभग 40% भूभाग के लोगों की सर्वे आपको बाद में हुई है, 1932 के बाद में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग परमंडल में। तो मेरा कहना है कि 1932 हमारा बेस लाइन है, लेकिन उसने आया है प्रस्ताव में जो निर्णय हुआ है 1932 के पूर्व, और निर्णय हुआ है। हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि 1932 के बाद जो स्वतंत्र भारत में भी आपको 54, 55 और आपको 64, 65, 66 के दशक में सर्वे हुए हैं, जो ऑथेंटिक सर्वे है, उसको भी समाहित किया जाना चाहिए, ताकि समूचा झारखंड इस परिदृश्य में, इस व्यापक लैंड सर्वे में आ सके और लाभ मिल सके। ये हम कुल मिला के ये हुआ कि सरकार ने जो डिसीजन लिया, उसके साथ आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग तो खड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जो छूट गई हैं उसको जोड़ने की ज़रूरत है। अब मुझे याद है कि कल ही मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध जताया है कि एक तरफा डिसीजन है और कोल्हान के लाखों लोग इसे कहीं न कहीं विस्थापित हो जाएंगे। यानी आप उसके बात का समर्थन कर रहे हैं? मधु कोड़ा जी का दर्द और उनके जो क्षेत्र का दर्द सामने प्रकट आया, जो मैंने अभी ही कहा कि 1932 के बाद सर्वे हुआ है, उसका इंक्लूजन होना चाहिए। इसमें उनका सारा दर्द समाप्त हो जाता है। अन्य क्षेत्रों से भी बात उठ रही है, केवल मधु कोड़ा के इलाका से, कोल्हान से नहीं। कोल्हान का 64, 65 से 70 तक हुआ है, तो उनकी बात रखना लाजमी है। और हमने देखा नहीं है कि उन्होंने विरोध किया है। मैं भी सुन रहा था उनका वक्तव्य को। उन्होंने कहा कि मैं 32 का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस क्षेत्र की दुखड़ा बता रहा हूँ, यहाँ लोग वंचित हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। इसलिए अंतिम सर्वे जो उनका हुआ है, उन्होंने मेंशन किया था, मैं सुना हूँ कि 70 के पहले जो हुआ है उसको इंक्लूजन किया जाए। इस तरह से हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा। वैसे ये निर्णय वर्तमान राज्य सरकार का, गठबंधन सरकार का, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो बनी है, ये बहुत साहसिक निर्णय किया। इसके लिए हम लोग सब आभार प्रकट करने के लिए बैठे हैं, धन्यवाद देने के लिए वर्तमान सरकार को एक बधाई दे रहे हैं कि साहसिक निर्णय लिया है। जो स्टेलमेट था वो ओपन हुआ है और आज खाता खुला है हम लोग का।
इसलिए हम लोग हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, आभार भी प्रकट कर रहे हैं सरकार। ये बताएं कि ये जो सरकार ने इस वक्त मतलब करीबन सरकार के करीबन 3 साल का जो कार्यकाल है उसमें से 5 साल में से 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। अभी सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो इसे क्या हम राजनीतिक चश्मे से देखें? अभी जो राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, उन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार ने एक करेजियस डिसीजन लिया जैसा आप बता रहे हैं, तो हम इसे क्या सियासी नजरे नुक्ते से देख सकते हैं क्या? देखिए, राजनीतिक प्रबंधन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ऊंचे दर्जे में है, आज शासन है, तो इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए। यहाँ की जनाकांक्षाएं जो थीं बरसों से पल्लवित हुई थी और लोग उसी रूप में देख रहे थे कि हमारी सीमाएं बनेगी कैसे, हमारा लोग बाहरी आवर्जन कैसे रुकेगा, हमारा यहाँ पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आधारित जीवन शैली कैसे सुरक्षित रहेगा, और यहाँ का जो ये रत्न गरबा है, जो संसाधन है उसका दोहन यहाँ के हित में कैसे होगा, और यहाँ के कारोबार व्यवसाय कैसे संचालित होगा, यहाँ के हित में कैसे होगा, और यहाँ के नियोजन कैसे होगा, उसकी एक परिधि जिस तरह से हर राज्यों में है। यहाँ बिहार में जाइए, यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आप दरखास्त दे दीजिए तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे राज्य में तो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ के लोग तो पिछड़े हैं, इसीलिए तो झारखंड बना। तो उसको आगे आने के लिए ये सब प्रतिबंधन तो जरूरी है ना, और इस प्रतिबंधन को दूसरे नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं टाइमिंग को लेकर पूछ रहा हूँ, इस वक्त में अगर सरकार इतना करेजियस डिसीजन ली है आपकी नज़र से, तो ये टाइमिंग क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है हमें? नहीं, टाइमिंग के विषय में कह सकते हैं कि आज जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो हो सकता है मैंने ये छूटी हुई बात जल्दी हमारा निर्णय हो जाए ताकि आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबल मिले। ये अच्छा निर्णय है, हम इसको अच्छा निर्णय की दृष्टि से देखते हैं, और हो सकता है जो परिस्थितियाँ बनी है, उपाहों की सिचुएशन बनी है, वापों की स्थिति बनी है, इसका भी आउटकम हो सकता है, इसका दबाव हो सकता है, लेकिन लार्जर परिस्थिति में यहाँ के यूथ उठ गए। 32 के खतियान और सर्वे, अंतिम सर्वे को लेकर के जो आवाज़ें बनी है, उसके दबाव में भी सरकार है। चूँकि ये अपने घोषणा पत्र में भी लिखे थे, अंतिम 24 भी नज़र आ रहा होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं आ रहा है, लेकिन यह तो जनता की मांग को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको किसी दूसरे नज़र से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं आज। कर्माराव राव जी, चूँकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, खास करके भोजपुरी मगही अंगिका समाज के लोग, कि वो 1932 आने से वो इनसिक्योर फील करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, तो उनको अपने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस तरह का डर खौफ के साए में जीना ना पड़े, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस वक्त? देखिए, ये अगर जब झारखंड बना उसी समय लागू हो जाता है तो विवाद नहीं होता है। विवाद इसलिए हो रहा है कि देरी होती है तो आदमी लोग इधर उधर सोचने लगते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यह निर्णय तो 1982 में हुआ है। 1982 का जो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें जिलेवार जो स्थानीयता का परिभाषित अंतिम सर्वे रिकॉर्ड के आधार पर है, तो बिहार सरकार तो पहले निर्णय दी, उसी को कन्फर्म कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको आगे लाने की जो चीज सबको होना चाहिए। ये राज्य पिछड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बाहरी तत्व ज्यादा हावी हो गए हैं। चाहे उद्योग से क्या मुराद है, मतलब किसी एक राज्य के नाम आप लेना चाहेंगे, या कौन लोग हैं जो जिसको आप बार क्या डिफाइन करते हैं आप उसको? बताता हूँ, 2012 में +2 की नियुक्ति हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो +2 में होता है, उसमें 1233 आदमी की नियुक्ति हुई थी। इसमें 483 आदमी यूपी और बिहार और बनारस के थे। तो ये कैसे आए, हमने ये फिगर आउट किया, और उसी समय से मैंने आंदोलन इसको शुरू करवाया था। तो इस तरह का जो हावी है बाहर के लोग, और यहाँ के लोग वंचित हो जाते हैं। आज आप उठा के देखिए, करीब 30,000 से अधिक नियुक्तियाँ हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ के आदिवासी का रिजर्वेशन कोटा कहाँ गया जी? यहाँ के मूल वासियों का अधिकार कहाँ, नेचुरल जस्टिस कहाँ मिला जी? सबके सब उनके जो चहेते लोग हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं किसी बोर्ड के, निकाय के, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, वो तमाम लोग अपने यहाँ से ला कर नियुक्ति कर दिया और उनको कन्फर्म कर रहा है। तो कन्फर्म कर रहा है तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग पलायन करेंगे, दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे रोजी रोटी के लिए। ये तो बड़ा अजीब निर्णय होता रहा है आज तक ना। तो कॉन्ट्रैक्ट पर अब रेगुलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ आदिवासियों का जो 26% रिजर्वेशन हैं, दूसरे आरक्षित वर्गों का रिजर्वेशन हैं, उसका भला कहाँ होगा? रांची विश्वविद्यालय 500 नियुक्तियाँ, 500 नियुक्तियाँ है, 100 आदमी नहीं मिलेगा देखने के यहाँ का आदमी किस तरह का व्यवहार हो रहा है।
तो ये सारे चीज़ टेकन टुगेदर कीजिएगा तो इस क्षेत्र के लिए चारागाह में घोर अन्याय हुआ है। अगर इसको अन्याय हुआ है, कुछ दिन के लिए होल्ड करें और हम लोग को देखें कि यहाँ के लोग का जो मूल अवधारणा है, मूल भाषा है, उसको पल्वित होने दीजिए। जो पल्वित भाषा है वो तो आच्छादित होगा। बाहर से आके यहाँ आच्छादित है तो है, अच्छी बात है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज किसी के बाप का नहीं होता है, सबका होता है। लेकिन यहाँ के जो ग्रास रूट डेवलपमेंट कब होगा, यहाँ के लोग आगे आएंगे तब। तो आने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। बाद में जब फलाफल होगा, यहाँ के लोग पल्वित होंगे तो अपने डिसाइड करेंगे कि उसको भी लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई दुर्भावना से हम लोग को नहीं काम किया जाना चाहिए। किसी को क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो मूल भाषाएं हैं, आप देखिए 32 तरह के आदिवासी भाषाएं हैं, उतना ही आपको उससे दुगुना तिगुना का मूल भाषाएं हैं। कैसे पनपेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे संस्कृति पल्वित होगी, कैसे झारखंड की विशेषता, जैसे बंगाली है, उड़ीसा है, दूसरे प्रांत हैं, वहाँ की भाषाएं पल्वित हुई हैं, बड़ी हैं, एक अलग साइलेंट फीचर्स हैं। हमारा राज्य का साइलेंट फीचर कैसे होगा, ये मैं चिंतित हूँ। इसीलिए हम लोग आगे बढ़, अभी सब्र कीजिए। बाहरी लोग ऐसा नहीं सोचे कि उनको तनाव में नहीं रहना है, सब्र करे कि हम लोग आगे आने दे और सब ठीक ठाक हो जाएगा। एक सदी, झारखंड नहीं, एक सदी तक हमने सहन किया और झारखंड बनने के बाद 22 साल हमने सहा है ये बात को। तो ये क्या मतलब एक आम नज़रिया ये भी लोग कह रहे हैं कि अब 1932 इम्प्लीमेंट अगर हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान होगा, क्या ऐसा है? नहीं, इसके लिए बहुत चीज़ बनाना होगा। 1932 के बाद में उद्योग नीति बनाना होगा, कारोबार की नीति बनाना होगा। यहाँ के लोग उद्योग में आ सकें। यहाँ पूंजी नहीं है और यहाँ बैंक लोन नहीं देती यहाँ के लोगों को। कई तरह के विसंगतता है। जो उद्योग नीति बनेगा जो समावेशी होगा, तो उद्योग नीति ही तो ऐसा है व्यापार जो आगे आगे बढ़ने में दे। यहाँ खेती बाड़ी तो ट्रेडिशनल फीचर में है। यहाँ के आदिवासी कैसे पार्टिसिपेट, आप जाके महाराष्ट्र देख के आइए, महाराष्ट्र में भी जमीन लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आप जाइए तो ये पूना आपको देखने को दिमाग नहीं काम करेगा। महाराष्ट्र में हमने अध्ययन किया है कि वहाँ पर 5 एकड़ किसी का जमीन है तो 1 एकड़ छोड़ देता है और वहाँ पर विकसित करता है, और जो डेवलप करता है, जो जमीन लेता है उसको विकसित करने का भी कमिटमेंट होता है और दोनों विकसित करते हैं और उसको अधिकार दिया था। इस तरह का समावेशी टाइप का जो उद्योग नीति यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ आइसोचेम बनाया था, आइसोचेम उद्योग नीति बनाया था जिसमें ट्राइब्स रिवाइज काउंसिल में आया था। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, मैं उसमें ट्राइब्स रिवाइज काउंसिल में मेंबर था। मैंने उठाया कि ये आदिवासी के जमीन बनेगा, आदिवासी का नाम मेंशन नहीं है, तब वो रद्द हुआ था। एक आखिरी सवाल मुझे याद है कि आखिरी बार जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था तो उस दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री अगर मुझे बुलाएंगे भी तब फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो गिले शिकवे थे, जो आपके कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो हम सोचे कि अब वो खत्म हो गया है और कर्मा उरांव जी और तमाम अपने साथियों के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन देने? हम लोग आज विचार किया है जाएंगे। रूठना, गिला शिकवा होना तो आम बात है, सबके साथ होता ही रहता है। क्योंकि काम नहीं हो तो गिला शिकवा होता ही है, माँ बाप के बीच होता है, बेटा बेटी के बीच होता है, सबके बीच होता है। तो हम लोग तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उसमें गिला शिकवा है? हम लोग जाएंगे, उनको बधाई देंगे और कहेंगे कि और एक चीज़ और करने कहेंगे, शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार खत्म करो। तो आपने सुना, ये थे कर्मा उरांव जी, जो आमतौर पर जब भी आप इनसे बात करें तो सरकार की योजनाओं का, सरकार के क्रियाकलापों का ये समालोचना ही करते हैं। एक तरफा बात मैंने नहीं सुनी है, लेकिन आज एक तरफा बात इन्होंने की है, मुख्यमंत्री की तारीफ की है, प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि जो भी गिला शिकवा, जो भी इन कम्युनिकेशन था वो खत्म हो चुका है और खुद जाएंगे मुख्यमंत्री के दरबार में और खुद अपने साथियों के साथ जाएंगे और उनको धन्यवाद देंगे 3.25 करोड़ जनता के हवाले से। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।